देखो एक क्वेश्चन लिखो पहले। लास्ट क्लास में अपने थ्योरी डिस्कस करते हैं, उसी का क्वेश्चन है वहां पे। लिखो वहां पे, अ वेसल कंटेन्स ऑयल, अ वेसल कंटेन्स ऑयल, और जो भी ऑयल की डेंसिटी है, जो ऑयल है उसकी डेंसिटी दी है वहां पे 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है वेसल कंटेन्स ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओवर मरकरी, और मरकरी की डेंसिटी दी है 13.6 ग्राम पर सीसी वहां पे। अब लिखो वहां पे, अ यूनिफॉर्म स्फीयर फ्लोट्स विथ, अ यूनिफॉर्म स्फीयर फ्लोट्स विथ half of its volume immersed in mercury. A uniform sphere floats with half of its volume immersed in mercury and the other half in oil. And the other half in oil. Density of the material of the sphere is, density of the material of the sphere is, तो कैलकुलेट करो वहां पे डेंसिटी। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि नहीं गिवन है? वहां पे एक स्फीयर है और इसका हाफ ऑफ पोर्शन किसमें है? मरकरी नीचे होगी, और जो दूसरा हाफ है वो तुम्हारा किसमें है? और मैं लिखवाया था लिक्विड का लेवल अगर ऊपर भी चला जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ सॉल्व करने का तरीका क्या लिखवाया था वहां पे? वहां पे जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सॉल्व करने का तरीका क्या था कि बॉडी का जो वेट रहेगा वो किसके थ्रू बैलेंस हो रहा होगा? वो बैलेंस हो रहा होगा बॉयंसी फोर्स ड्यू टू ऑयल, प्लस क्या था वहां पे? बॉयंसी फोर्स ड्यू टू मरकरी। देखो यही सॉल्व करने का तरीका था कि नहीं था वहां पे? यस सर। यस सर। मास को क्या लिखोगे? मास को लिखोगे बॉडी की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, buoyancy force due to oil, volume inside the liquid, density of liquid into G plus हो जाएगा volume inside mercury, density of mercury into G। अब सॉल्व करो और चेक करो कितना आ रहा है यहाँ पे। जो भी चार ऑप्शन दिए सीजीएस में दिए हैं, ग्राम पर सीसी। ऑयल की डेंसिटी क्या है? 0.8 लिखी तो है मैंने वहां पे सर। 7.2 आंसर गया। यहाँ पे जो ऑयल की डेंसिटी है वो दी है 0.8। बोलो चार ऑप्शन है। 7.1 एक ऑप्शन दिया है 3.3, 6.4, 7.2 और 12.8। सर 7.2 आ रहा है सर। देखो होमवर्क क्या है में सर आपने पिछले क्लास में होमवर्क दिया था। ये दिया था क्या क्वेश्चन? नहीं ये नहीं सर। इस तरह के क्वेश्चन बोलते ना सॉल्व करने के लिए। सर एक इसमें एक्सेलरेशन पूछ रहा था तो आपने बोला उसमें कर कुछ नहीं सकते हो। करना, उसमें नेट फोर्स कैलकुलेट कर लो भाई। Yes, जब उसको sir. नीचे प्रेस करोगे तो बॉयंसी फोर्स बढ़ जाएगा। यस सर यस सर। तो देखो जैसे नेट प्रेशर के कारण फोर्स कैलकुलेट करो, माइनस mg करो, उसको m इंटू ए करो वहां पे। भाई वैसे हम लोग क्या बोलते थे? वैसे हम लोग बोलते थे कि ये फोर्स इक्वेट हो जाता है, लेकिन वहां पे जब बॉडी को तुम प्रेस करोगे तो बॉयंसी फोर्स क्या होगी? एक लिक्विड में बढ़ जाएगी, तो नेट फोर्स ऊपर की ओर आ जाएगा। और नेट फोर्स क्या होगा? टोटल बॉयंसी फोर्स माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू ए करना है वहां पे। यस सर। मुझे लगा कर लिया होगा तुम लोगों ने क्वेश्चन। यस सर। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन लो जरा। देखो इस तरह के मॉड्यूल में क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले तुम्हें वहां पे, कि बॉडी एक सिंगल लिक्विड में फ्लोट कर रही होगी या फिर बॉडी दो लिक्विड में फ्लोट कर रही होगी। यस सर।
थे ना इस तरह के क्वेश्चन Yes. मॉड्यूल में? Yes, sir. बन गए थे ना सबसे इस तरह के? Yes. अच्छा हाँ, उससे पहले क्वेश्चन और करना था, रुको जरा। ये क्वेश्चन एक्चुअली आईआईटी का है 2001 का। लिखो क्वेश्चन, लिखो वहां पे। A hemispherical portion of radius r. A hemispherical portion of radius r is removed from the bottom of a cylinder of radius r. A hemispherical portion of radius r is removed from the bottom of a cylinder of radius capital R. The volume of the remaining cylinder is V. लिखा क्वेश्चन। A hemispherical portion of radius r is removed from the bottom of a cylinder of radius capital R. The volume of the remaining cylinder is V and its mass capital M. It is suspended by a string. It is suspended by a string in a liquid of density rho. It is suspended by a string. It is suspended by a string in a liquid of density rho, where it stays vertical. Where it stays vertical. The upper surface of the cylinder is at a depth h below the liquid surface. इस तरह से न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्वेश्चन वहां पे। और यहां कहीं तुम्हारी लिक्विड है। क्या बोल रहा है? द अपर सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज अ डेप्थ h बिलो द लिक्विड सरफेस. द फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, द फोर्स on the bottom of the cylinder by the liquid is, the force on the bottom of the cylinder by the liquid is. चार ऑप्शन दिए थे। अब तुम बताओ कैलकुलेट कैसे करोगे? ये हाइट दी है वहां पे कितनी, h। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? द फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर बाय द लिक्विड। हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो भी लिक्विड है वो सिलेंडर के बॉटम के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करती है। बोलो कैसे सॉल्व करोगे, बताओ मुझे जरा। ये तुम्हारा वहां पे बताओ सिलेंडर का जो बॉटम है, वहां पे तो हमने एक हेमिस्फीयर कट किया कि नहीं कट किया? इस तरह से हेमिस्फेरिकल पोर्शन कट है कि नहीं है? अच्छा, जो भी प्रेशर रहेगा, प्रेशर हर पॉइंट पे नॉर्मली एक्ट कर रहा है कि नहीं एक्ट कर रहा है? नीचे से जो भी प्रेशर आएगा वो नॉर्मली एक्ट करेगा नहीं एक्ट करेगा हर पॉइंट पे? अबे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर प्रेशर नॉर्मली एक्ट कर रहा है तो फोर्स भी कैसा एक्ट कर रहा है? Normally. नॉर्मली। बताओ यहां पे अगर फोर्स F होगा इस लेवल पे, तो यहां पे भी फोर्स कितना होगा? F. ये प्रेशर सेम है वहां पे। अच्छा, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा? X. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब Horizontal. कैंसिल आउट होंगे कि नहीं कैंसिल आउट होंगे? Yes, sir. तो यहां पे जो कंपोनेंट बनेगा वो ऊपर की ओर बन रहा होगा, और मान लो जो टोटल कंपोनेंट बन रहा है ऊपर की ओर वो बन रहा है F1।
तो F1 फोर्स किसके कारण बन रहा है? F1 फोर्स नीचे वाली लिक्विड के कारण बन रहा है। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल रहेगा वो तो कैंसिल आउट होता ही नहीं, कैंसिल आउट होता है। हॉरिजॉन्टल जो भी फोर्स रहेंगे प्रेशर के कारण वो तो कैंसिल आउट होंगे। अच्छा, ऊपर भी प्रेशर है कि नहीं? प्रेशर है। यस सर। Yes. उसके प्रेशर के कारण वहां पे फोर्स बन रहा होगा F2 डाउनवर्ड। और मैंने लास्ट क्लास में कई बार बोला था कि जो भी बॉयंसी फोर्स होता है वो बनता है प्रेशर डिफरेंस के फोर्स के कारण। तो यहां पे अगर हम बॉयंसी फोर्स की बात करेंगे तो इक्वेशन यही लिखोगे, नहीं लिखोगे कि F1 माइनस F2 बॉयंसी फोर्स के बराबर होना चाहिए। जो बॉयंसी फोर्स रहता है उसको वेट से कोई मतलब नहीं होता है। बॉयंसी फोर्स हमेशा बनता है सराउंडिंग प्रेशर के फोर्स के कारण। तो यहां पे अगर चेक करोगे तो इक्वेशन यही बनेगी, नहीं बनेगी कि F1 माइनस F2 FB के बराबर होगा। अच्छा, बॉयंसी फोर्स को क्या लिखोगे? बॉयंसी फोर्स लिखो वॉल्यूम। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब कैविटी हमने हटा दी तो कैविटी के बाद वॉल्यूम कितना है? V है। लिक्विड की डेंसिटी कितनी दी है? रो या रोयल, जो भी बोल रहा है, रो। तो वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। बताओ यही टोटल बॉयंसी फोर्स है कि नहीं है? लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें तो कैलकुलेट करना है F1 फोर्स। अब बताओ F1 को क्या लिखा जाएगा? F1 को लिखा जाएगा F2 प्लस हो जाएगा V इंटू रो इंटू G। बताओ F2 फोर्स किसके कारण देखना है? लिक्विड के कारण देखना है। और बताओ F2 जो फोर्स रहेगा वो होगा प्रेशर। लिक्विड के कारण प्रेशर हुआ रो जी एच। कितने एरिया पे लग रहा होगा? पाई आर स्क्वायर। बताओ यही टॉप मोस्ट सरफेस पे लगने वाला फोर्स है कि नहीं है F2? यस सर। अब F2 की वैल्यू पुट कर दो तो जो भी F1 फोर्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा V इंटू रो इंटू जी प्लस रो जी एच पाई आर स्क्वायर। तो जो चार ऑप्शन थे उनमें से ये एक ऑप्शन था वहां। बोलो आया कि नहीं समझ में इतना? और देखो मॉड्यूल में आओ जरा। मॉड्यूल में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जरा। इतना समझ में नहीं समझ में आया? जो भी बॉयंसी फोर्स होता है, बॉयंसी फोर्स लिक्विड के फोर्स के कारण बनता है वहां पर। रब करें इतना? यस सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यार मॉड्यूल का। मॉड्यूल खोलो एक्सरसाइज 1 में, देखो यार क्वेश्चन नंबर 3। और देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? अ कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट h is hanging inside a liquid of density rho by means of a string as shown in figure। तो क्वेश्चन में इस तरह से डायग्राम गिवन है। यहां तुम्हारा एक कोन है और ये कोन सॉलिड है। इस सॉलिड कोन को यहां पे इस तरह से स्ट्रिंग के थ्रू हैंग किया गया है। यहां पे कंटेनर है और कंटेनर में लिक्विड जो है वो उसके टॉप तक है केवल कोन के। तो इस तरह से डायग्राम गिवन है वहां पर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है द फोर्स ड्यू टू लिक्विड एक्टिंग ऑन द स्लांट सरफेस। तो हमें यह बताना है कि जो स्लांट सरफेस है कोन का, तो जैसे ये कोन है, बताओ सराउंडिंग प्रेशर इस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे प्रेशर इस तरह से आ रहा होगा, यहां प्रेशर इस तरह से आ रहा होगा। प्रेशर के कारण यहां पे क्या बन रहा होगा? फोर्स। यहां पे भी कुछ फोर्स आ रहा होगा F1। अच्छा, अब जो मैंने स्लांट साइड पे फोर्स शो किए हैं, बताओ उनके कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे?
हॉरिजॉन्टल। उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरह से यहाँ पे कैंसल आउट होंगे कि नहीं कैंसल आउट होंगे? बताओ यहाँ पे केवल कौन सा कंपोनेंट बचेगा स्लांट सरफेस पे? अगर स्लांट सरफेस पे देखोगे तो वहां पे केवल वर्टिकल कंपोनेंट F2 बचेगा। बताओ इतनी चीज क्लियर नहीं क्लियर हुई? इस फोर्स को तुम F2 बोल दो। तो स्लांट सरफेस पे जितने भी फोर्स आ रहे हैं वो फोर्स नॉर्मली है, इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, इनका केवल कौन सा कंपोनेंट होगा? डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा वहां पे। अच्छा, F1 माइनस F2, बताओ यही बॉयंसी फोर्स देगा कि नहीं देगा? F1 और F2 फोर्स दोनों किसके कारण बन रहे हैं? दोनों बन रहे हैं लिक्विड के कारण। हमें कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? हमें तो कैलकुलेट करनी है F2। तो जो भी F2 रहेगा वो बताओ F1 माइनस FB रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, अब F1 कितना होगा? तो F1 यहां पे बनेगा प्रेशर के कारण। और बताओ ये हाइट अगर h है तो यहां पे जो प्रेशर बनेगा लिक्विड के कारण केवल वो होगा रो इंटू जी इंटू एच। एटमॉस्फेरिक लेने की जरूरत नहीं क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है। तो लिक्विड के कारण जो फोर्स बन रहा होगा बॉटम पे वो बन रहा होगा रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। बताओ ये F1 फोर्स है कि नहीं? और माइनस बॉयंसी फोर्स को क्या लिखोगे? वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या हो गया? जी। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से हमें क्या मिल रहा होगा? F2 फोर्स मिल रहा होगा। चेक कर लो ऑप्शन क्या दिया हुआ वहां पे। ये ऑप्शन राइट। आया ना समझ में इतना? रब करें से अबे क्वेश्चन समझ में नहीं, समझ में करना क्या है अपने को। और ध्यान रखना अगर ये डेप्थ नहीं मालूम होती, अगर मान लो ये डेप्थ नहीं मालूम होती तो फिर हम क्या करते? इंटीग्रेट करके फिर वहां पे F2 की वैल्यू कैलकुलेट करते। हो गया इतना? वे रब करें ना इसे अब। Yes, sir. फिर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ना बॉयंसी फोर्स पे, वो आते हैं इक्विलिब्रियम बेस्ड। और इससे IIT में आ चुका है क्वेश्चन। तो अब हम बात करेंगे वहां पे फ्लूइड में ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम वहां पे जो इक्विलिब्रियम बेस्ड होंगे। अच्छा, इक्विलिब्रियम दो थे कि नहीं थे वहां पे? एक होता था वहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और वहां पे हम क्या बोलते थे? वहां पे हम बोलते थे कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है और अगर ट्रांसलेट नहीं कर रही है तो उस बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट क्या ना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और दूसरा था वहां पे हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या डिफाइन करते थे? कोई बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब है रोटेट नहीं कर रही है। और बॉडी अगर रोटेट नहीं कर रही है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टोटल टॉर्क वहां पे क्या होगा? जीरो होगा। बताओ रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? दोनों इक्विलिब्रियम। तो वहां पे लिखवाया था कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो हम दोनों प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, नेट फोर्स को भी जीरो कर सकते हैं और नेट टॉर्क को भी वहां पे क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं। अब देखो वहां पे इस तरह से यहां पे हम शो कर रहे हैं
ये हो गया शोर, यहां पे वाटर है, और इस शोर के ऊपर क्या है, इस तरह से एक रॉड पड़ी हुई है। अच्छा, कई बार ऐसा देखा ही नहीं देखा है, मान लो कि मान लो लकड़ी किसकी है, वुड की है। मान लो अगर जिस लकड़ी या जिस प्लैंक की बात कर रहे हैं, प्लैंक अगर वुड का है, और वुड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है, तो उस केस में वुड हमेशा फ्लोट करने की कोशिश करती नहीं, कोशिश करती। यस सर। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो प्लैंक है, प्लैंक की लेंथ गिवन है वहां पे 1 मीटर, इस प्लैंक की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है वहां पे 0.7। अच्छा, 0.7 का मतलब इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 1 से मल्टीप्लाई कर दो वाटर की डेंसिटी से, तो 0.7 ग्राम पर सीसी हो गई कि नहीं हो गई। Yes, sir. अच्छा, प्लैंक की डेंसिटी कम है, और ये जो लिक्विड है, लिक्विड हमारा वाटर है। अच्छा, जब प्लैंक को हमने इस तरह से प्लेस किया है, तो उसका कुछ पार्ट पानी में है, कुछ पार्ट उसका क्या है, जो स्टोन है उसके कांटेक्ट में। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसका स्टोन से जो बाहर निकला हुआ है, वो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ये न्यूमेरिकल में वैल्यू 0.1 मीटर है। तो जो भी प्लैंक है उसका 0.1 मीटर पार्ट जो है वो पत्थर के क्या है, बाहर निकला हुआ है। अच्छा, इस पोजीशन में कई बार देखा नहीं देखा, वुडन प्लैंक रेस्ट में रहता ही नहीं रहता। कभी तो वुडन के प्लैंक को वर्टिकली पानी में रेस्ट में ला सकते हैं क्या? No, sir. No, sir. मोस्ट ऑफ द, देखो, ला सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे ला सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, वुड की एक रॉड लो, उसको तुम पानी में ऐसा रखोगे हमेशा टिल्ट कर जाती है, और यहाँ पे उसको रेस्ट में रखने, पानी में पूरा ना गिरे, तो रेस्ट में लाने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको शोर के पास लाके प्लेस कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ये जो प्लैंक है वुड का, ये हमारा रेस्ट में है, और जब ये रेस्ट में है तो इसका केवल 0.1 मीटर पार्ट क्या है, स्टोन के बाहर निकला हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि इसका कितना पार्ट पानी के अंदर। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है हमें एक्स। अच्छा बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पे एक्स। तो यहां बताओ रॉड इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? Yes, sir. तो यहां पे हम दोनों इक्विलिब्रियम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी, और साथ में यूज करेंगे यहां पे हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी। अच्छा, सबसे पहले हम रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बताओ फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले तो हम शो करें वेट, और बताओ जो भी रॉड का वेट रहेगा वो यहां कहीं होगा कि नहीं होगा? बताओ रॉड का वेट कहां पे एक्ट कर रहा होगा? L/2 पे, देखो है कि नहीं यहां पे? तो ये जो डिस्टेंस आ रहा होगा यहां पे, L/2 का मतलब क्या हो गया, L/2 का मतलब हो गया 0.5 मीटर। अच्छा, ये मैंने लिखवाया था नहीं लिखवाया था कि बॉयंसी फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहां होता है, वर्टिकली अपवर्ड होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम बॉयंसी फोर्स की बात करेंगे तो उसका डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा। अच्छा, यहाँ पे बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा नहीं एक्ट करेगा? हाँ सर। क्योंकि रॉड का कुछ Yes, पार्ट sir. लिक्विड के अंदर गया, रॉड का कुछ पार्ट अगर लिक्विड के अंदर गया है तो रॉड इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगी, बॉयंसी फोर्स अप्लाई करेगी। अच्छा, अब ये बताओ तो मुझे बॉयंसी फोर्स कहां पे एक्ट करेगा? जिस तरह का mg कहां पे एक्ट करता है,
जब हम mg की बात करते हैं, जब हम mg की बात करते हैं तो mg कहाँ पे एक्ट करता है? mg एक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं या फिर हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। अब जिस तरह से mg एक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, उसी तरह से जब हम बॉयंसी फोर्स की बात करते हैं तो बॉयंसी फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उस पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। क्लियर वहां पे? जिस तरह से वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी का वेट एक्ट करता है, सिमिलरली बॉयंसी फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट एक्ट करता है उसको हम सेंटर ऑफ बॉयंसी बोलते हैं। अब सेंटर ऑफ बॉयंसी होती कहां पे? तो ये लिख लो, सेंटर ऑफ बॉयंसी होती है सीजी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सीजी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इतना समझ में नहीं समझ में? अब आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बॉयंसी फोर्स को हमें किसी पॉइंट पे अप्लाई करना पड़ेगा। उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ बॉयंसी, और सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां पे होगा? सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा सीजी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बताओ, जब ये ब्लॉक लिक्विड के अंदर गया, जब ये ब्लॉक लिक्विड के अंदर गया, बताओ उसने इतना पोर्शन का लिक्विड डिस्प्लेस किया कि नहीं डिस्प्लेस किया? इतने पोर्शन का। बताओ अप्रोक्सीमेटली इस तरह का होगा ही नहीं होगा वॉल्यूम वहां पे? हाँ सर। वैसे तो ट्रेपीजियम टाइप का होगा, लेकिन थिकनेस तो कम ही होती है रॉड की, तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करेंगे। यस सर। अब बताओ, इस तरह से लिक्विड डिस्प्लेस किया कि नहीं डिस्प्लेस किया रॉड ने? अच्छा, इस डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा? इसकी लेंथ तो x है, और मान लो ये जो रॉड है, इस रॉड का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा। तो मान लो इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। बताओ वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया इसने? इसने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, बताओ a इंटू एक्स डिस्प्लेस किया कि नहीं डिस्प्लेस किया? अच्छा, अब ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है इसका सीजी कहां पे होगा? सीजी का मतलब सेंटर ऑफ मास। बताओ इसका जो सीजी होगा वो x/2 पे होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो x/2 पे बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा, और उसको हम b से डिनोट करेंगे। जिस तरह तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सीजी से डिनोट करते हैं, कई बार जी लिखता है केवल बुक में, उसी तरह से सेंटर ऑफ बॉयंसी को b से डिनोट करेंगे। तो B वो पॉइंट होगा जहां पे हम बॉयंसी फोर्स अप्लाई करेंगे। बॉयंसी फोर्स कहां अप्लाई करेंगे? सीजी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बताओ इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. तो यहां पे जो बॉयंसी फोर्स आएगा, ये बॉयंसी फोर्स यहां कहीं होगा, और ये कहां लग रहा होगा? ऊपर की ओर लग रहा होगा। अच्छा, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? तो ये डिस्टेंस ध्यान रखना x/2 होगा। अच्छा बताओ, mg y एक्सिस के अलोंग है, बॉयंसी फोर्स y एक्सिस के अलोंग है, तो सपोर्ट के कारण जो फोर्स आएगा वो भी किस डायरेक्शन में होना चाहिए? y के अलोंग। वैसे जनरली हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वैसे हमने जनरली पढ़ा है कि अच्छा, यहाँ पे सपोर्ट जो फोर्स अप्लाई करेगा उस फोर्स को हम बोलेंगे क्या? नॉर्मल बोले, फ्रिक्शन बोले, या टोटल कांटेक्ट फोर्स बोले? कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। कि देखो नॉर्मल हमेशा कैसे डेवलप होता है? नॉर्मल हमेशा डेवलप होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस या परपेंडिकुलर टू बॉडी। अगर रॉड हमारी इस तरह से है और रॉड पे अगर कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल ऐसे लगेगा, बताओ नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बैलेंस आउट हो, नॉर्मल का वाई कंपोनेंट तो बैलेंस आउट हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस आउट होगा क्या? नो सर। नहीं। ले तो यहां पे फ्रिक्शन और नॉर्मल के कारण कांटेक्ट फोर्स, बताओ इस तरह से ऊपर बन सकता है या नहीं बन सकता? तो ये जो मैंने शो किया है, ये मैंने शो किया है यहाँ पे
कांटेक्ट फोर्स F जो किसके कारण बन रहा है, जो बन रहा है सपोर्ट के कारण। बताओ इतना क्लियर नहीं क्लियर हुआ? यस सर। मैंने क्या बोला, बॉयंसी फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग है, mg वाई एक्सिस के अलोंग है, तो सपोर्ट के कारण जो फोर्स आएगा वो भी वाई एक्सिस के अलोंग होगा। क्योंकि अगर फोर्स का कुछ दूसरा डायरेक्शन होगा तब तो वाई कंपोनेंट बैलेंस आउट हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुम्हारा वहां पे बैलेंस नहीं होगा। बताओ इतनी बात सबको समझ में आई, नहीं समझ में आई? यस सर। चलो अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें अप्लाई करना है अब वहां पे इक्वेशन। पहली हम जो इक्वेशन लिखेंगे, बताओ वो ये लिखेंगे नहीं लिखें कि F प्लस एफ बी mg के बराबर है। लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं सॉल्व होगा? क्योंकि ना तो हमें x मालूम है ना हमें f मालूम है। तो क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा? क्वेश्चन सॉल्व होगा जब हम यूज करेंगे वहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अभी यहां पे हमने यूज किया है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमने क्या किया है, नेट फोर्स को 0 कर दिया है। अब यूज करो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क हम 0 करते थे। अब बताओ कौन से पॉइंट के अबाउट हम नेट टॉर्क को 0 करें? पॉइंट तो हम कहीं पे भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, इस पॉइंट पे। बताओ ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है, मान लो ये पॉइंट मैंने मार्क किया है सी। बताओ सी पॉइंट के अबाउट एफ का टॉर्क क्या हो गया? 0। 0, क्योंकि एफ तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है जो इसी पॉइंट से पास कर रही है। अच्छा mg कैसा रोटेट कराएगा इस पॉइंट के अबाउट? तो mg रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज, और fb रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज। और वहां पे साइन कन्वेंशन याद होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते थे, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते थे, या उसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा fb। बताओ बॉयंसी फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा अब ये डिस्टेंस कितना होगा? डायग्राम देखो तुम लोग ढंग से, यहां से लेके एंड तक का डिस्टेंस कितना है? 0.9। 9 है। हाँ ये पूरा डिस्टेंस 0.9 है कि नहीं है? यस सर। यस सर। अब 0.9 में से हम क्या चीज माइनस करें? x/2। x/2। ये डिस्टेंस माइनस कर देना x/2। यस सर। सर थीटा लेना पड़ेगा। थीटा एंगल लो, थीटा तुम्हारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा वहां पर। तो चेक करो जो बॉयंसी फोर्स रहेगा उसको हम लिखेंगे वहां पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख रहा हूं 0.9 माइनस x/2 इंटू कॉस थीटा। देखो चेक करो है कि नहीं वहां पे। यस सर। यस सर कॉस। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है? ये 0.4 है कि नहीं है? यस सर 0.4। यस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा कि नहीं होगा mg के लिए? यस सर। तो वहां पे लिखोगे माइनस mg इंटू क्या होगा 0.4 cos थीटा इक्वल्स टू 0। अच्छा क्या चीज 0 नहीं हो सकती? cos थीटा। cos थीटा 0 हो नहीं सकता। अच्छा अब देखो बॉयंसी फोर्स को क्या लिखेंगे? तो बॉयंसी फोर्स को मैं लिखूंगा वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। मान लो एरिया A है, तो जो वॉल्यूम उसका लिक्विड के अंदर A इंटू एक्स है कि नहीं है? फिर ये हो जाएगा 0.9 माइनस x/2। अच्छा वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, यहां पे हो जाएगा वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g।
माइनस, बताओ मास को क्या लिखेंगे, मास को लिखेंगे बॉडी की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू एल इंटू जी इक्वल्स टू 0। चेक करो, हम ऐसा लिख सकते नहीं, साथ में आएगा 0.4 भी, कॉस थीटा हट गया, साथ में यहां पे आएगा 0.4 इक्वल्स टू 0। देखो ऐसा लिखो, नहीं लिखोगे, मास को लिखो वहां पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, अब ए वाली टर्म भी हट गई, नहीं हट गई? यस सर। प्लैंक की लेंथ कितनी दी हुई है वहां पे? जी भी कैंसिल हो गया सर। जी भी हट जाएगा, तो रिजल्ट वहां पे क्या आ जाएगा, एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 0.9 माइनस एक्स बाय 2 इंटू लिक्विड का मतलब वाटर माइनस रो बी, है ना? सर एल एफ बी तो की हो गया वैल्यू 1, हाँ वैल्यू पुट कर दो इक्वल टू 0। अब क्या करो, रो डब्ल्यू से डिवाइड ही कर दो सीधे। सर एफ बी की W वैल्यू से अलग आएगी। इसकी वैल्यू एफ बी की बुओयेंसी फोर्स क्यों, क्या अलग सर, आएगी? डेप्थ x/2 दी, x/2 cos tan थीटा है। इसकी पगला गए हो क्या बे? सर एफ बी इक्वल्स टू ए एक्स रो एल जी x/2 sin थीटा, उसकी डेप्थ। इसकी डेप्थ बे, इसकी डेप्थ सॉरी सर। वे, बॉयंसी फोर्स का मतलब क्या होता है, बॉयंसी फोर्स मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम तो ए इंटू एक्स है ना, यस इंटू सर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। यस अरे सर। ये जो पूरी टर्म लिखी है यही तो तुम्हारी बॉयंसी फोर्स है कि नहीं है, कि और कुछ लिखा है मैंने? सर नहीं सर। अब मैंने क्या बोला, वहां पे रो डब्ल्यू से डिवाइड कर दो, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा एक्स माइनस, ये हो जाएगी इक्वेशन वहां पे x 0.9 माइनस एक्स बाय 2, रो डब्ल्यू से डिवाइड करोगे तो रेशियो आ गया, तो यह आ जाएगा 0.7, है ना, इंटू एल की वैल्यू 1, यहां पे 0.4 इक्वल्स टू 0। देखो यही कैलकुलेशन होगा कि नहीं होगा वहां पे, और यहां से हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहां से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और हमें x की वो वैल्यू का, देखो क्वाड्रेटिक बन रही ना, हाँ सर। यस सर। तो हमें x की वो वैल्यू कंसिडर करनी है जो 1 से छोटी होगी। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना अब तुम यहाँ पे? हाँ सर। चलो फिर क्वेश्चन लिखो, एक जरा क्वेश्चन लिखो इसी थ्योरी पे बेस्ड, और देखो करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्वेश्चन अब सॉल्व। देखो वहां पे, अ रॉड ऑफ लेंथ 6 मीटर, a rod of length, a rod of length 6 meter has a mass 12 kg. A rod of length 6 meter has a mass 12 kg. It is hinged at one end. It is hinged at one end at a distance of 3 meter below the water surface. A rod of length 6 meter has a mass 12 kg. It is hinged at one end at a distance 3 meter below the water surface. What weight must be attached? What weight must be attached to the other end of the rod? What weight must be attached to the other end of the rod so that 5 meter of the rod is submerged?
so that 5 meter of the rod is submerged. और सेकेंड पार्ट लिखो वहां पे, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स exerted by the hinge. Find the magnitude and direction of the force exerted by the hinge on the rod. और रॉड की स्पेसिफिक ग्रेविटी लेना 0.5. रॉड की स्पेसिफिक ग्रेविटी लो वहां पे 0.5. पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे. तो चेक करो डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा. ये डिस्टेंस दिया है वहां पर. रॉड को हमने हिंज कितने डिस्टेंस पे जाके किया है? 3 मीटर बिलो द वाटर सरफेस. रॉड की टोटल लेंथ दी हुई है. रॉड अगर वर्टिकल रखोगे तो रॉड का केवल 3 मीटर पोर्शन रहेगा ही नहीं रहेगा पानी के अंदर. लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो भी रॉड है उसका 5 मीटर पोर्शन या 5 मीटर लेंथ इनसाइड वाटर होना चाहिए. बताओ यही बोल रहा है नहीं बोल रहा? जो भी रॉड है, रॉड की 5 मीटर लेंथ इनसाइड वहां पे क्या होनी चाहिए? वाटर होनी चाहिए वहां पर. अच्छा, रॉड का मास दिया कि नहीं दिया? हाँ सर, 12 kg. रॉड का मास दिया है वहां पे 12 kg. साथ में डेंसिटी भी गिवन है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है. तो रॉड की डेंसिटी तो हो जाएगी वहां पे 0.5 ग्राम पर सीसी. और रॉड हमारी किसमें है? वाटर में. अच्छा, इस तरह से रॉड कब रह पाएगी? इस तरह से रॉड तभी रह पाएगी जब रॉड के इस एंड पे हम क्या कर रहे हैं? कुछ लोड को लाके अटैच कर रहे हैं. तो जो लोड हमने लाके अटैच किया उसका मास m है. तो क्वेश्चन में एक तो हमें m कैलकुलेट करना है, दूसरा हमें कैलकुलेट करना है हिंज की नॉर्मल. बताओ यही दो चीज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? अरे बोलो, यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हाँ सर. करो कैलकुलेट करो. कैसे कैलकुलेट करोगे? वहां पे सबसे पहले वहां पे क्या करो? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो. रॉड प्लस लोड को सिस्टम मान लो जरा. बताओ फोर्सेस कौन कौन से शो करोगे यहाँ पे? एक तो शो करोगे इसका वेट, दूसरा हम शो करेंगे रॉड का वेट, अच्छा तीसरा हम क्या शो करेंगे? buoyancy force. अच्छा, ये तो mg कहां पे एक्ट कर रहा होगा? 3 मीटर.
3 मीटर। mg 3 पे एक्ट करेगा। और buoyancy फोर्स कहां पे एक्ट करेगा? सीजी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहां पे जो 2.5 लिक्विड डिस्प्लेस किया उसकी लेंथ 5 है, तो 5 का हाफ 2.5। तो चेक करो यहां कहीं buoyancy फोर्स होगा कि नहीं होगा अपवर्ड? और ये जो लेंथ आएगी buoyancy फोर्स के लिए वो आएगी यहां पे 2.5। अच्छा, और क्या शो करें? सभी फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग है कि नहीं? यस सर। तो हिंज की नॉर्मल भी कहाँ होनी चाहिए? वाई एक्सिस के अलोंग। यस सर। अब हो सकता है वो नॉर्मल या तो ऊपर की ओर या फिर नॉर्मल नीचे की ओर है, तो हम कोई भी एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहां पे नॉर्मल कहां जा रही है, यहां पे नॉर्मल ऊपर की ओर जा रही है। बाद में हम साइन चेक कर लेंगे, पॉजिटिव आ गया तो एजम्पशन सही है, नेगेटिव आ गया तो उसका हम उल्टा कर देंगे। अच्छा बताओ इक्वेशन क्या लिखें? पहली इक्वेशन क्या लिखोगे? n प्लस एफ बी किसके बराबर? बताओ यही है कि नहीं है वहां पे? हाँ सर। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या मालूम चाहिए? buoyancy फोर्स तो हम कैलकुलेट भी कर लेंगे। अच्छा, पहले buoyancy फोर्स कैलकुलेट करते हैं। चलो, buoyancy फोर्स को क्या लिखोगे? वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड लिखोगे, लिखोगे। मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए इंटू 5 डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। बताओ ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे? यस सर। अच्छा, रॉड की डेंसिटी अगर रो भी है, रॉड की डेंसिटी अगर रो भी है, तो डेंसिटी को हम लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ए इंटू एल होगा ही नहीं होगा? तो अगर मुझे को कहीं पे क्वेश्चन में ए आ रहा है तो ए की जगह हम पुट कर देंगे वहां पे क्या? ए की जगह पुट कर दोगे एम अपॉन रो बी इंटू एल इंटू 5 इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। सबकी वैल्यू पुट करो और चेक करो buoyancy फोर्स कितना बन रहा है। रो बी बाय रो डब्ल्यू तो हो गया 0.5, एल की वैल्यू गिवन है, जी लो 10 और मास दिया है 12। सबकी वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करता हूं buoyancy फोर्स कितना आ रहा है। न्यूटन। कितना? 200 न्यूटन। कितना? 200? यस सर। चेक करो रहा, 200 न्यूटन आ रहा है क्या? सर 50 आ रहा है। सर 200 आ रहा है। 200 ही है। चेक करो कैलकुलेट करके तुम लोग। सर 200 है। भाई रो बी 0.5 है, रो बी बाय रो डब्ल्यू, तो वैसे ही हटाओ तो 10 तो बन गया। फिर 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 12, 1200 बाय 6 आ तो रहा है 200। अच्छा, हमें तो कैलकुलेट क्या करना है? हमें तो कैलकुलेट करना है स्मॉल एम की वैल्यू। अब कैसे मिलेगी स्मॉल एम की वैल्यू? तो अब हम यूज करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ये बताओ रॉड किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी? रॉड तो हिंज के अबाउट रोटेट कर सकती नहीं, रोटेट कर सकती है? हाँ यस सर। सर। तो यहां पे हम टॉर्क किसके अबाउट देखेंगे? यहां पे हम टॉर्क देखेंगे हिंज के अबाउट। बताओ किसका टॉर्क 0 है? नॉर्मल। नॉर्मल का। अच्छा, buoyancy फोर्स कैसा रोटेट कराएगा? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये mg और ये mg क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। ये एंगल मान लो वहां पे थीटा, ये एंगल।
अब बताओ थीटा की वैल्यू है मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मान लो जरूरत पड़ेगी, Yes, sir. तो कॉस थीटा वहां पे 3/5 है कि नहीं? वैसे हमें जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी लिख रहा हूं कि इस डायग्राम में हमें कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है, तो हम साइन थीटा टेन थीटा सब कैलकुलेट कर लेंगे वहां पे। अबे सही लिखा ही लिखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करो, वहां पे पहले एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लिखो, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में क्या आएगा, mg। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा mg के लिए? 3 यही mg centimeter. की लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं है? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा कि नहीं होगा, ये वाला डिस्टेंस? बताओ ये कितना होगा, 6 cos theta. बोलो। 6 cos theta. Yes, sir. 6 6 cos cos theta. थीटा। Yes, sir. अच्छा दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव -mg। अच्छा mg के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर चेक करोगे तो वो 2.5 cos थीटा, नहीं 3 cos 3 थीटा, 3 cos theta. 3 cos थीटा प्लस FB। अब बताओ FB के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2.5 cos थीटा इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लिया जाएगा FB के लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री से चेक करना, वो बनेगा 2.5 cos थीटा। अब cos थीटा की जरूरत तो है नहीं, cos थीटा से 0 नहीं हो सकता, तो Yes, अब sir. किस चीज को हम 0 करेंगे वहां पे, -6mg -3mg प्लस हो जाएगा 2.5, FB की वैल्यू 200 इक्वल्स टू 0। अब बताओ कैपिटल M की वैल्यू मालूम ही नहीं मालूम है? Yes, sir. सबकी वैल्यू पुट करो और चेक करो स्मॉल m कितना निकल के आ रहा है। Two 2.3 kg. इतना कम? चेक करो मास 2.3 kg आ रहा है क्या? No, sir. Sir, 464/3. चेक करते हैं सबका, कितना बोल रहे हो? Yes, sir. 2.3 आ रहा है. कैलकुलेशन तो तुम्हें करना है ना, मैं कौन बताऊंगा कैलकुलेट करके अब तुम लोगों को। m इंटू जी 120 इंटू 3 कितना हो गया, -360 प्लस 500 140. 2.3 आ रहा है. Yes, sir. कितना आ रहा है? हाँ, sir. 2.3 आ रहा है, sir. देखो चेक करो, मास की वैल्यू 2.3 kg आ गई है। अगर मास की वैल्यू 2.3 kg आ गई तो अब यहाँ सबकी वैल्यू पुट करेगा। FB मालूम है, mg मालूम है, स्मॉल mg मालूम है। अब चेक करो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही है, सर नॉर्मल की वैल्यू नेगेटिव में आती है. कितनी आ रही है? तो मैंने ही तो बोला अगर पॉजिटिव आया तो एजम्पशन सही, नेगेटिव आया तो हमारा इसका मतलब नॉर्मल ऊपर नहीं नॉर्मल नीचे की ओर Yes, लगा। sir. नेगेटिव आ रहा है. कितनी आ रही नेगेटिव वैल्यू, ये तो मुझे वैल्यू बोलो। 57. 57 नेगेटिव. -57 ना, Yes, हाँ, sir. sir. और इसकी यूनिट आएगी न्यूटन। अब ध्यान, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि हमने जो एजम्पशन लिया वो गलत है। तो हिंज की जो नॉर्मल रहेगी 57 न्यूटन होगी, लेकिन उसका डायरेक्शन वहां पे क्या होगा, डाउनवर्ड।
बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया सबको? अबे हाँ है ना? हाँ सर। चलो अब मैं और क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन मॉड्यूल में देखना। मॉड्यूल में क्या हर जो बुक होती है उसमें इस तरह के इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उसमें सॉल्व करके देखना। लिखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। अ 10 सेंटीमीटर साइड क्यूब, a 10 centimeter side cube weighing 5 Newton. A 10 centimeter side cube weighing 5 Newton is immersed in a liquid. Is immersed in a liquid of relative density 0.8. Of relative density 0.8 contained in a rectangular tank. Contained in a rectangular tank. Contained in a rectangular tank of cross-sectional area 15 centimeter by 15 centimeter. If the tank contained liquid to a height of 8 centimeter before the immersion, if the beaker contains liquid to a height of 8 centimeter before the immersion, the level of liquid surface is, the level of liquid surface is, तो क्वेश्चन में इस तरह से बोल रहा है कंटेनर है और कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है, और जब ब्लॉक को हम लेके नहीं आए तो उस टाइम पे लिक्विड का लेवल कितना है? इफ द टैंक कंटेन लिक्विड अप टू हाइट 8 सेंटीमीटर। अब बताओ डायग्राम ऐसा है कि ये लिक्विड में हम किसको लेके आ रहे हैं? लिक्विड के अंदर हम लेके आ रहे हैं एक ब्लॉक को। और बताओ जैसे ही ब्लॉक को हम लेके आएंगे तो लिक्विड का लेवल ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? लिक्विड का लेवल ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जितना ब्लॉक का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर गया होगा उतना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया होगा, और डिस्प्लेस लिक्विड क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। तो यहां पे जो हाइट रहेगी, हाइट अब चेंज होगी। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, कंटेनर का साइज अगर बहुत बड़ा होता तो क्या होता? नेगलेक्ट रहता। नेगलेक्ट हो तो जाता है। इन्हें इस तरह समझो कि मान लो तालाब है, और तालाब में अगर हम एक ब्लॉक को लाके डिप करेंगे तो तालाब का लेवल क्या बहुत ज्यादा ऊपर आएगा क्या? नो सर। नो सर। वो लेवल इतना स्मॉल होगा इसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर साइज बहुत ज्यादा होता है तब तो हम बोलते हैं लिक्विड के लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन यहां पे अगर तुम देखोगे तो बेस का एरिया गिवन है कि नहीं गिवन है? जो स्क्वायर टैंक है वो कितने बाय कितने का है? तो टैंक का ही दिया ना डायमेंशन, 15 सेंटीमीटर बाय 15। 15 सेंटीमीटर। और क्यूब के साइड की लेंथ कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। साथ में इसकी डेंसिटी भी दी है ना, डेंसिटी दी है 0.8 ग्राम पर सीसी, और वेट भी दिया है mg 5। 12 न्यूटन ना, नहीं अच्छा 5 न्यूटन का। अब बताओ क्या करेंगे?
सर रिलेटिव डेंसिटी दी है। तो रिलेटिव डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 0.8 हो जाएगा डेंसिटी ब्लॉक की। सर लिक्विड block वाटर की नहीं है, क्या? लिक्विड वाटर गिवन नहीं है। सर अच्छा हम ब्लॉक लिक्विड की दी है ना, अरे एक मिनट रुको, ब्लॉक की नहीं दी है, लिक्विड की दी हुई है। ये 0.8 ग्राम पर सीसी लिक्विड की डेंसिटी दी हुई ना वहां पे, इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8। यस सर। तो ब्लॉक की हमें डेंसिटी नहीं मालूम है, वो तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं मास वॉल्यूम से। अब बताओ करे क्या? बताओ पहले जो वाटर का लेवल था, पहले वाटर का लेवल यहां तक था कि नहीं था? यहां तक लेवल, तो इतना लेवल एक्स्ट्रा बढ़ा कि नहीं बढ़ा इतना? देखो चेक करो, इतना लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा पहले के कंपैरिजन में? तो ये जो लेवल बढ़ा है, इस लेवल को तुम बोल दो वहां पे x, तथा जो h रहेगा, h का मतलब वहां पे 8 प्लस x है कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा अब ये x किसके बराबर होगा ये तो मुझे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जितना देखो, जितना ब्लॉक का वॉल्यूम अंदर गया होगा उतना ही वॉल्यूम उसने लिक्विड का डिस्प्लेस किया। यस सर। तो पहले हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और कैलकुलेट करते हैं इसका कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है। और वो कैसे मिलेगा? ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे शो करोगे बॉयंसी फोर्स, यहां पे शो करोगे। अब इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे एफ बी, और एफ बी को क्या लिखोगे? वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। बताओ इक्वेशन ये बन रही कि नहीं बन रही? जी कितना बोल रहा है? नहीं बोल रहा तो हम 10 लेके चलेंगे वहां पर, जरूरत पड़ेगी तो। वीन कितना हो गया? m बाय रो एल आ गया कि नहीं आ गया? और मास बताओ 0.5 है कि नहीं है? यस सर। 0.5 kg। अच्छा सबकी वैल्यू पुट करो, पहले कैलकुलेट कर ले रहा है वीन कितना। m मालूम है, रो एल मालूम है, तो 5 पहले बाय ये कैलकुलेट करो वॉल्यूम इनसाइड 5/8। कितना। गलती मत करना, डेंसिटी वहां पे क्या है? ग्राम में है, और मास 0.6 केजी में है। 0.56। सेंटीमीटर सब कुछ सीजीएस में निकाल लो रहा सब कुछ। 0.5 kg कन्वर्ट कर दो ग्राम में जरा, तो सेंटीमीटर क्यूब में निकल के आएगा। बोलो कितना आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में? 0.5। हाँ 0.5। क्या कर रहे हो बे? 0.5 अपॉन 0.8, फिर 1 सर kg होता है 1000 ग्राम। 55.5। सर हम्म 55.5। 625। फ्रैक्शन में बोल दो, कितना बोल रहे हो? 62.5। 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो जरा, इतना मास दिया है केजी में, उसको कन्वर्ट कर दो ग्राम में। चेक करो इतना आ रहा है क्या? 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सर। यस सर। चलो अब ये तो वॉल्यूम इनसाइड है, अच्छा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना है? इसको ऐसा लिखो VL। VL को मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बताओ जो लिक्विड ऊपर गई है उसका वॉल्यूम कितना है?
जो मैंने कलर मार्क किया है ये तुम बताओ, ये वॉल्यूम कितना? 15 into बोलो। 15 into x. हाँ बोलो। 225x. 225 X. एट, गलत कैलकुलेट कर रहा है। अभी ये बताओ, जो ये पूरा ब्लॉक का एरिया, कंटेनर का बॉटम का एरिया लोगे, उसमें ब्लॉक का एरिया माइनस नहीं करोगे? Yes, sir. Minus हाँ, करेंगे. तो फिर कौन करेगा वो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए? जब वॉल्यूम Yes, sir. कैलकुलेट करने जाओगे तो वहां पे लिखना पड़ेगा 15/15। ये तो कंटेनर का एरिया है, उसमें से ब्लॉक का एरिया माइनस करोगे 10/10 और इनटू उसको x करोगे, समझ में? और ये जो x आएगा उसको 8 के साथ ऐड कर दो। अब बताओ कितना आ रहा है h की वैल्यू। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 100/9, 97/9, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। Sir, 0.5 आ रहा है. x 0.5 आ रहा है? Yes, sir. नहीं, ऑप्शन जो चार ऑप्शन दिए, मैं ऑप्शन रीड कर रहा हूं। पहला ऑप्शन 100/9, दूसरा ऑप्शन 97/9, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 11। सर वॉल्यूम इनसाइड है ना, वो 625 आ रहा है। पॉइंट नहीं है सर। 65 है, पॉइंट ही है उसमें। तुम ही तो बोले 62.5 तुम लोग। ये कितना है? 625। यस सर। हाँ सर। यहाँ sir. पे सही करो 625। इन दोनों को इक्वेट कर दो वहां पे। भाई जितना वॉल्यूम गया ब्लॉक का, इतना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर गया, इतना वॉल्यूम। ब्लॉक का इतना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर गया तो उतना वॉल्यूम उसने वहां पे क्या किया? डिस्प्लेस किया। समझ में? जितना ब्लॉक का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर गया उतने से लिक्विड का लेवल राइज कर गया, तो उस वॉल्यूम को वहां पे हमने इक्वेट किया। Sir, 5 आ रहा सर है. एक आ रहा है। Yes, sir. 5 कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुमने तो गलत कैलकुलेट किया। 13 आ रहा है सर। मैंने आंसर बताया ना। पहला ऑप्शन दिया है 100/9, दूसरा ऑप्शन दिया है 97/9, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 11। कैलकुलेशन करना तुम लोगों को सीखना पड़ेगा ना, वो भी कोई तुम लोगों को सिखाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर H13 आता है। H13 आ रहा है? यस सर। गलत आ रहा है फिर तो। जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो बन ही नहीं रहा फिर। यहाँ से कुछ गलत कर रहे हैं क्या फिर हम लोग? देखो यार, गलत कर रहे हैं कि यहाँ से जो वॉल्यूम को इक्वेट कर रहे हैं। सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड रिलेटिव दी है, इनटू 1 नहीं होगा, इनटू 0.5 होगा वो। अरे भाई क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी? था मुझे रहा। सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। अबे डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर रेशो है ये। तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं मालूम फिर साला स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। कुछ भी हो,
नीचे वाली टर्म वाटर होती है। चेक करो जो इक्वेट कर रहे हैं, कहीं गलत हम समझ रहे हैं कुछ फिर कैलकुलेशन। वॉल्यूम इनसाइड तो सही कैलकुलेट किया ना सबने? Yes, sir. हाँ, चलो Yes, वही sir. गलत कैलकुलेट कर दिया तुम लोगों ने। भाई एक Yes, दूसरा sir. तरीका। हाँ, सही है सर, वॉल्यूम इनसाइड। तो फिर ये गलत हो रहा है क्या जो हम इक्वेट करने जा रहे हैं राइस को? भाई आना तो यहीं से चाहिए। या फिर दूसरा तरीका है कि मैं टोटल वॉल्यूम को इक्वेट कर दूं वाटर के। भाई एक तरीका हमारे पास ये भी है कि नहीं है? बताओ पहले वाटर का वॉल्यूम कितना था? पहले वाटर का वॉल्यूम था 15/15 इंटू 8। बताओ पहले वाटर का वॉल्यूम ये था कि नहीं था? Yes, sir. Yes, sir. बाद में जो वाटर का वॉल्यूम होगा बाद में वाटर का वॉल्यूम क्या लिखे हैं? वी इन। सर 225 H माइनस वॉल्यूम। नहीं नहीं, वाटर के वॉल्यूम को अगर हम इक्वेट करने जाएं तो पहले तो वाटर का वॉल्यूम ये था, और बाद में अगर हम वाटर के वॉल्यूम को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ऐसा कैलकुलेट कर दें कि 15/15 तो H इंटू एच माइनस 10 into 10। 10/10 इंटू वाई, और वाई कैलकुलेट करें यहाँ पे ये डिस्टेंस वाई मान लें। यस सर। Yes, sir. गलत क्या हो रहा है? हाँ? देखो इनिशियली वाटर के वॉल्यूम को अगर इक्वेट करना चाहते हैं तो पहले था 15/15 इंटू 8। बाद में क्या हो गया, टोटल एरिया इंटू एच कर दें। टोटल एरिया इंटू एच माइनस क्या कर दें, ब्लॉक का वॉल्यूम। ब्लॉक का वॉल्यूम हो जाएगा 10/10 इंटू वाई। अच्छा वाई की वैल्यू तो मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? भैया तुम्हारा Yes, sir. 625 था ना, वॉल्यूम को क्या लिखोगे? वॉल्यूम को लिखोगे ए स्क्वायर इंटू वाई, तो वाई तो आ गया तुम्हारा कितना, 6.25। यस सर। Yes, sir. चेक करो यार, फिर y की वैल्यू 6.25 पुट करो और चेक करो यहां से h कितना आ रहा है। और गलत कौन आएगा? आंसर तो दोनों जगह सेम आना चाहिए ना। पहले यहां से चेक करो यार, वाटर के वॉल्यूम को इक्वेट करें तो आंसर आता है कि नहीं आता। 15/15 इंटू 8, बाद में हो जाएगा 15/15 इंटू एच माइनस 10 इंटू 10 इंटू वाई। यहां से h डायरेक्टली आ रहा होगा तुम्हारा। सर H की वैल्यू 13 आ रही है। h कितना आ रहा है? 13। 13 कितना, 13? यस सर। तो मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, ऑप्शन क्या दिया है इसने। आंसर दिया है 97/9। हमारा एग्जैक्ट 13 आ रहा है। यस चेक करो ना, 97/9 एग्जैक्ट 13 देगा क्या? So 10.83 something. 97 डिवाइड बाय 9 मतलब 10.7 दे रहा था। Yes, sir. Yes, sir. 10.7 10.7. आ रहा है. तुम कहां से 13 बोल रहे हो? वाई तुमने 6.25 पुट किया ना? यस सर। Yes, sir. सही कैलकुलेट किया था ना वाई तो। वीन सही कैलकुलेट किया कि नहीं सही कैलकुलेट किया? So 10.83 आ रहा है. यहां से h की वैल्यू Yes, sir.
उसने आंसर दिया है 97/9। ये बन रहा होगा ना फ्रैक्शन में उसका, वही तो दे रहा होगा 97/9। जी कैंसिल आउट हुआ था, मास हमारा था हाँ, कितना, मास था 0.5 डिवाइडेड बाय 0.8, 0.5 kg में था, कन्वर्ट किया ग्राम में। चेक करो एच की वैल्यू इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ सर। आ रही है एच की वैल्यू 97/9। सर तो फिर ऊपर वाले मेथड से कितना आ रहा था? तुम्हारी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी यहां से ऊपर वाले से? सर x5 आ रहा था। एट 5 Yes, + 8 13। इतना ज्यादा डिफरेंस कौन आ जाएगा भाई? देखो चेक करो हमने कुछ गलत लिखा है क्या? सर अरे गलत है ना? एच टोटल हाँ हाइट है ना? हाँ, एच टोटल हाइट है, तो टोटल हाइट ही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। सर ऊपर से भी उतना ही आता है। नहीं, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आई? तुम बोल रहे x5 आया है, हाँ तो सर 5 तो + 8, हाँ, तो 5 + 8 तो 13 दे देगा। भाई दो तरीके हैं ना करने का, एक तो ये तरीका ही पानी कुछ बाहर नहीं निकला तो पानी के वॉल्यूम कम इक्वेट कर रहे हैं, तो वहां से तुम्हारा आ गया 10.83 से 10.83। तो सेकंड वाले में क्या गलत हो रहा है? बताओ, वॉल्यूम डिस्प्ले सही नहीं लिखा गया? 15 × 15 -100 × x। और h हो जाएगा 8 + x। एक बार चेक करो, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है यार, ऐसे कैसे हो जाएगा? सेकंड वाले से h की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी? सर उन्होंने g की वैल्यू 9.8 ली हो। अरे वो ठीक है, 10 के तो आसपास, यानी उसके तो आसपास आना चाहिए 10.8 के। तुम तो बोले x5 आ रहा है, तुम लोग बोल रहे हो। सर एच की वैल्यू सेकंड वाले मेथड से 10.777 अभी। फर्स्ट वाले से क्या आ रही है? लॉजिक क्या गलत हो रहा है फर्स्ट वाले में, ये तो ना मुझे। भाई वॉल्यूम तो इसका गया a × y, एट माइनस अगर h करोगे तो वही तो आ रहा है, वॉल्यूम इस साइड 15 × 15 × h माइनस, तो फर्स्ट वाले में फिर गलत क्या हो रहा है अपना? यूनिट सही है अपनी जो पुट करी है अपन ने। अबे सोचो ना, तुम लोग दिमाग लगाओ ना, कहाँ गलत हो रहा है? लिक्विड का लेवल जो बढ़ा है वो वॉल्यूम इनसाइड के कारण ही बढ़ा है ना, और वॉल्यूम इनसाइड तो 625 है जो तुमने कैलकुलेट किया है, और लिक्विड का लेवल जो बढ़ रहा है 15 × 15 -100 × x। सर एक्स नहीं होगा सर वहाँ पे। तो क्या होना चाहिए? x मैंने वो कंसिडर किया है जो लिक्विड का लेवल बढ़ा,
डायग्राम मैंने गलत ड्रॉ किया है क्या वॉल्यूम इंक्रीज का? ये कहना तो मुझे पहले। सर अभी कुछ कैलकुलेशन करने की कौन बोल रहा हूँ, सिंपल डायग्राम समझने की बोल रहा हूँ तुम लोगों को। कभी अपना दिमाग भी तो लगाओ। गलत क्या जा रहा है यहाँ पे? होना तो यही चाहिए, आना भी चाहिए ऐसे। वॉल्यूम इनसाइड गया 625 और कितना वॉल्यूम बढ़ गया वाटर का? 15/15 माइनस 10/10 इंटू एक्स। यूनिट में कुछ गलत हो रहा है क्या अपना? सर वहाँ पे 100 y होना चाहिए ना x की जगह। कहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है यार, ये जो टर्म लिखी है ये टर्म वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। ऐसा नहीं होगा क्या जितना ब्लॉक वॉल्यूम का अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा? तो तुम लोग तो पूछ रहा हूँ कहाँ गलत हो रहा है कैलकुलेशन में? हम्म। वॉल्यूम हमारा सही आया था ना? यस सर। यस सर। तो फिर क्या तुम लोग मेरी भरोसे बैठे हो क्या? मैं ही दिमाग लगाऊंगा क्या? तुम लोग सोते रहोगे बस। डायग्राम तो मैंने सही डाला है यार, जो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं समझने में, दिक्कत हो रही तो। भाई पहले लिक्विड का लेवल यहां तक था कि नहीं था? यही लिक्विड का लेवल है कि नहीं पहले से अगर कंपेयर करें तो? अब मैं यहां पे ब्लॉक को लेके आया, अब जब ब्लॉक आया तो लिक्विड का लेवल यहां रहा क्या? लिक्विड का लेवल यहां नहीं रहा, लिक्विड का लेवल यहां पे आ गया कि नहीं आ गया बढ़ के? तो ये बताओ तुम मुझे, डायग्राम देख के तो कहाँ गलत हो रहा है? यही तो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा एक्स्ट्रा? और कुछ बढ़ गया? इतना वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस सर। और इसी को मैंने यहां पे एक्स बोला कि नहीं बोला? तो 8 + x ही होगा ना आंसर। ये तो 8 था यहाँ पे। कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर गया? अरे वी इन हमारा ये वॉल्यूम था ना यहां से लेके यहां तक का। यस सर। यस ए स्क्वायर वाई, वो तो तुमने कैलकुलेट कर लिया ना वो वॉल्यूम, तो ये यहां से यहां तक का। तो यस सर। क्या है इसका? ये वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट किया क्या येलो वाला? यस सर। भाई जो येलो वाला वॉल्यूम था वो यही था कि नहीं था? बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो वॉल्यूम इनसाइड है वो 625 है। और 625 का मतलब क्या है? 10/10 इंटू ये, अगर तुमने y मान लिया तो यही कि नहीं है? यस सर।
तो जितना ब्लॉक का वॉल्यूम अंदर गया उतने से ही पानी ऊपर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लिक्विड ऊपर बढ़ा। ये फिर गलत क्यों हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कैलकुलेशन तो मुझे सही लग रहा है, 15/15 माइनस 10/10 इंटू एक्स, और यहां से एक्स तुम्हारा कितना आ रहा है? कुछ ना कुछ तो गलत जा रहे हैं अपन लोग यार। भाई मैथड तो दोनों ही सही है ना, या तो हम वाटर के वॉल्यूम को इक्वेट करें इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम को, या फिर हम ये देखें कितना वॉल्यूम उसका अंदर गया कितना लिक्विड ऊपर गया, दोनों को हम इक्वेट कर दें। तो गलत क्यों हो रहा है फिर यहां से? वी इन 62.5 तो नहीं था? नहीं सर 625 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सोचना तुम लोग जरा, है ना, एक बार सोच के देखना कि गलत कहां हो रहा है यहाँ पे।